सोलर सिस्टम की जब बात आती है, यानी कि सौर मंडल की जब हम बात करते हैं, तो हमारे ध्यान में आता है सन और उसके प्लैनेट्स। लेकिन हर कहानी का एक विलन होता है, और सोलर सिस्टम का भी एक विलन है, वो है एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ISPCS मेंटोर में। आज के इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और जो रिमेनिंग उसके फैक्ट या पॉइंट्स रह गए उनकी हम चर्चा करेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह, मीटरॉइड यानी कि उल्कापिंड, कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु या पुच्छल तारा जिसे हिंदी में कहते हैं, उसकी हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड से, कि एस्ट्रॉइड होते क्या हैं और इनका रोल क्या है सोलर सिस्टम में। ठीक है, देखिए हम बात अगर करेंगे यहाँ पे एस्ट्रॉइड की, तो एस्ट्रॉइड के साथ साथ हमें बात करनी होगी मीटरॉइड की, क्योंकि ये आपस में रिलेटेड हैं। अगर हम मीटरॉइड की बात करेंगे तो हमें बात करनी होगी कॉमेट्स की भी, क्योंकि ये भी रिलेटेड है आपस में। एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह, हिंदी में भी मैं बताते चलता हूं, मीटरॉइड यानी कि उल्कापिंड, और कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु या पुच्छल तारा। ठीक है, देखिए एस्ट्रॉइड की अगर हम बात करें, वन बाय वन हम सबको लेते हैं। एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम में जो रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें प्लैनेट्स भी आते हैं, ठीक है, लेकिन एस्ट्रॉइड भी आते हैं। तो प्लैनेट्स का एक शेप होता है, प्लैनेट्स का आकार बड़ा होता है, यानी कि एस्ट्रॉइड का आकार सबसे पहले प्लैनेट से कम होगा, और ये भी कौन से होंगे? रॉकी ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे सोलर सिस्टम के। क्या हैं ये? रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, रॉकी सेलेस्टियस बॉडी है, यानी कि चट्टानी टुकड़े, हमारे सौर मंडल के वो चट्टानी टुकड़े जिनका आकार प्लैनेट से छोटा है, जिनका आकार प्लैनेट से छोटा है, नंबर 1। ठीक है, दूसरा, यानी कि जो चट्टानी टुकड़े हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं, उनका आकार हो सकता है 1 मीटर से लेके 500 मीटर तक यूजुअली। लेकिन आपको बता दें कि एस्ट्रॉइड 500 मीटर से बड़े भी हो सकते हैं, इवन 1000 मीटर डायमीटर या उससे भी बड़े हो सकते हैं। जब मैं मीटर की बात कर रहा हूं तो डायमीटर की बात कर रहा हूं, और डायमीटर आप सबको पता है कि डायमीटर होता है ये वाला पॉइंट, दो बिंदुओं को मिलाने वाली मिड पॉइंट जो होता है, मिड लाइन जो होती है, उसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो जब मैं बात कर रहा हूं कि एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह वो रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में क्या करते हैं? सन का परिक्रमा करते हैं, लेकिन प्लैनेट से छोटे होते हैं, प्लैनेट से छोटे होते हैं। राइट, कितने हो सकते हैं? 1 मीटर से लेकर 500 मीटर तक यूजुअली होते हैं, लेकिन आकार 1000 मीटर या उससे भी ऊपर जा सकता है। राइट, तो एस्ट्रॉइड के बारे में आपने जाना। और क्या इसकी विशेषता होती है एस्ट्रॉइड की? ये भी सन का परिक्रमा करते हैं। एस्ट्रॉइड भी क्या करते हैं? सन का चक्कर लगाते हैं। यूजुअली एस्ट्रॉइड जो होते हैं, इनकी एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। यूजुअली उसमें पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एस्ट्रॉइड उस बेल्ट से निकलकर भी सन की परिक्रमा करते हैं। तो ये हो गया इनका परिभ्रमण क्या होता है, मतलब ये किस दिशा में सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। तो एज यूजुअल जैसे कि प्लैनेट्स लगाते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, वैसे ही एस्ट्रॉइड भी परिक्रमा लगाते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको सबसे पहले डायग्राम्स पर। ये बहुत ही बड़ा ही प्यारा डायग्राम है, इसको आप देखिए। ये है हमारा सन, आगे बढ़ें तो मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है और मार्स है, फिर है जुपिटर। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो हमारे सोलर सिस्टम में पाई जाती है वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। ये देख रहे हैं आप, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ठीक, तो मेनली जो एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं सोलर सिस्टम में वो एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। परंतु कुछ एस्ट्रॉइड यहाँ से निकलकर इस तरीके से भी परिक्रमा कर सकते हैं, और इस बेल्ट में तो करते ही हैं। तो ये मतलब कोई अलग बात नहीं है। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? एस्ट्रॉइड की बात कर रहे हैं। एस्ट्रॉइड की हमने क्या बात करी कि भाई रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, प्लैनेट से छोटे हो सकते हैं, डायमीटर यूजुअली 1 से 500 मीटर होता है, लेकिन इनका डायमीटर 1000 मीटर या उससे भी ऊपर जा सकता है। सन की परिक्रमा करते हैं प्लैनेट की तरफ, और सन की परिक्रमा प्लैनेट की तरफ पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। ठीक है, ये हमने एस्ट्रॉइड के बारे में जाना।
और एस्ट्रॉइड को मैंने आपने सुना होगा, मैंने शुरुआत में कहा है कि सौरमंडल के विलन क्यों कहा, क्योंकि जब इनकी नज़र किसी प्लानेट और खास तौर पे हमारी पृथ्वी पर होती है तो ये पृथ्वी को तबाह भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डायनासोर्स का मास एक्सटिंक्शन। आज से 15 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर डायनासोर का खात्मा हुआ तो उसका मेजर जो मुख्य कारण था वो था एस्ट्रॉइड। इसलिए मैंने इसे सोलर सिस्टम का विलन कहा है, ठीक है। तो ये कब तक हमारे लिए सेफ है? जब तक ये अपनी एस्ट्रॉइड बेल्ट में, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, उसमें परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ पे आप इस बेल्ट को क्लियरली देख सकते हैं इस वाले चित्र में, ये देखिए, ठीक है। ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है क्लियरली दिख रही है, ये है सूर्य, पृथ्वी, मंगल और ये है बृहस्पति। इसके बीच में आप देख सकते हैं ये है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। यूजुअली एस्ट्रॉइड इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स हमने एस्ट्रॉइड के बारे में जाने। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड कब तक हमारे लिए सेफ हैं? जब तक वो उस बेल्ट में है। लेकिन जब वो उस बेल्ट से निकल के पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं तब हमारे लिए एक खतरे का संकेत हो सकता है, ठीक। तो एस्ट्रॉइड हो गया, आपने यहाँ पे देख लिया है कि हाँ एस्ट्रॉइड बेल्ट है, राइट। अब हम देखते हैं किसके बारे में? मीटरॉइड के बारे में, ठीक है। मीटरॉइड पे हम बाद में आएंगे, पहले हम कॉमेट, धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारे के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉमेट्स भी रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें मेनली होती है आइस। ये आइस के बने होते हैं, आइस होती है, डस्ट होती है। आइस और डस्ट याद आया मुझे एक चीज़ और, आप एस्ट्रॉइड में याद रख सकते हैं कि ये रॉकी ऑब्जेक्ट तो होते हैं, लेकिन ये मेटेलिक भी हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं, यानी कि धात्विक और अधात्विक भी हो सकते हैं। पॉइंट मिस कर दिया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये नॉन मेटेलिक और मेटेलिक भी हो सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने कॉमेट्स पे, धूमकेतु पे। तो धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है? ये भी रॉकी ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये आइस और डस्ट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आइस, डस्ट और गैस से। आइस, डस्ट और गैस से। अगर आपने कई बार खुले आसमान में रात में देखा होगा तो कई बार आपको टूटते हुए तारे दिखे होंगे, चमकीले, एकदम चमकते हुए, वो यही हैं, कॉमेट्स हैं, धूमकेतु हैं, ठीक है। जब वो सन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये आइस और डस्ट से बने होते हैं, ये क्योंकि आइस और, मान लो ये है हमारा सन, ठीक है। अगर कोई कॉमेट्स यहाँ से सन की ओर, क्योंकि ये भी सन की परिक्रमा करते हैं, ठीक, सन की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ये आइस और डस्ट से बना होता है, तो सन की बढ़ने की क्रम में ये जो आइस है और ये जो डस्ट है ये वेपोराइज होती है, यानी कि वाष्पीकृत होती है। और इस जब ये वाष्पीकृत होती है तो हमें ये चमकीली नजर आती है। इसलिए जैसे जैसे एस्ट्रॉइड सूरज की ओर बढ़ता है, कॉमेट्स, धूमकेतु सूरज की ओर बढ़ता है, ये आइस वेपोराइज होती है और वेपोराइज में ये वाष्प पीछे की ओर भागती है, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड की एक टेल भी हमें नजर दिखाई देती है, चमकीली, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये है, ठीक है। जब भी मैं, शायद मैंने अभी गलती से एस्ट्रॉइड बोल दिया है, वो धूमकेतु है, ठीक है, कॉमेट्स। तो ये देख सकते हैं आप, ये आइस और डस्ट से बनी हुई इसकी ये कोर होता है। कोर अगर हम बात करें कॉमेट्स की, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमेट्स को और समझ लेते हैं, यानी धूमकेतु की। तो धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है कॉमा और एक होता है टेल यानी कि पूंछ, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है आइस और डस्ट का मेन पार्ट होता है, आइस और डस्ट का मेन सेंटर पार्ट, इसकी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जब जब ये सूरज के निकट पहुंचेगा तो सूरज के निकट पहुंचने के क्रम में ये आइस और डस्ट वेपोराइज होगी और चारों ओर बादल से बन जाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा जैसे बादल घिर गए हो या बादल बन गए हो, इसको बोलते हैं कॉमा, ठीक है, कॉमा। और जब ये जो वेपोराइज डस्ट और गैस है पीछे की ओर बढ़ने लगती है तो इससे टेल नजर आती है उसकी, यानी कि पूंछ। तो ये होते हैं कॉमेट्स, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा कॉमेट के बारे में जाना। अब हम आपको बताते हैं कि कॉमेट्स कहाँ से हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, वो हम जान लेते हैं जल्दी से। 1 मिनट, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। देखिए, इससे पहले हम चलते हैं सीधे सोलर सिस्टम पे। ओके, ये है हमारा सोलर सिस्टम, राइट, आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम में ये सारे प्लैनेट्स हैं और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। कॉमेट्स जो होते हैं वो मोस्टली, मैं बात कर रहा हूँ मोस्टली, ज़्यादातर
ज़्यादातर सोलर सिस्टम के बाहर के आइसी और रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो सोलर सिस्टम में एंटर करते हैं, और इनकी जो ऑर्बिट होती है आप देख सकते हैं ये दीर्घ वृत्ताकार होती है, यानी कि हमारा जो प्लैनेट है, हमारे प्लैनेट की जो ऑर्बिट है वो इससे छोटी है, ठीक है, किसी भी प्लैनेट की है। लेकिन कॉमेट चूंकि सोलर सिस्टम से बाहर से आ रहे होते हैं, इसलिए इनकी प्लैनेट का जो आकार है वो और इलोंगेटेड हो जाता है, ठीक। तो जब कॉमेट्स कहाँ से आते हैं? सोलर सिस्टम के बाहर से, मोस्टली सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं, ठीक है। तो ये रहा कॉमेट के बारे में। अब हम देखते हैं थोड़ा सा मीटरॉइड के बारे में, ठीक है। ये रहा मीटरॉइड। मीटरॉइड के बारे में आपको 2-3 बातें समझनी होंगी। मीटरॉइड, एक है मीटरॉइड, और उसके बाद है मीटियोर, और उसके बाद है मीटरॉइड, ठीक है। मीटरॉइड यानी काय का अंतर है, यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे ओआर है, और यहाँ पे है आईटीई, मीटरॉइड, ठीक है। यानी मीटरॉइड, मीटियोर और मीटरॉइड बेसिक डिफरेंस है, जल्दी से 1 मिनट के अंदर समझ लेते हैं। मीटरॉइड जो होते हैं ये क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के ही टुकड़े होते हैं। किसके? यानी कि अगर हम बात करें कि एस्ट्रॉइड जो हमने पहले समझा, कॉमेट्स जो हमने अभी हाल समझा, इन सब के जो टुकड़े होते हैं उनको हम मीटरॉइड कहते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि सर इनका आकार 1 मीटर से भी छोटा होता है, लेस देन 1 मीटर। यस, मीटरॉइड जो होते हैं वो लेस देन 1 मीटर यानी कि एस्ट्रॉइड से भी छोटे होते हैं। ये भी क्या होते हैं? रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये भी क्या कर रहे होते हैं? सन के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। लेकिन कभी कभार क्या करते हैं ये ऑब्जेक्ट, ये जो मीटरॉइड हैं, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। कहाँ कर जाते हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो जब स्पेस में कोई रॉकी ऑब्जेक्ट घूम रहा है जिसका आकार 1 मीटर से, जिसका आकार 1 मीटर से कम है, जब स्पेस में घूम रहा है तो उसको बोलेंगे मीटरॉइड, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तब उसे बोलेंगे मीटियोर। आपने सुना होगा मीटियोर शावर के बारे में, ठीक है। तब उसे क्या बोलेंगे? मीटियोर बोलेंगे। और जब यही मीटियोर पृथ्वी के धरातल से टकरा कर उस पर गिर जाता है, ठीक है, मान लो ये जब वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसको बोलेंगे मीटियोर। और वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण फ्रिक्शन के कारण ये आग पकड़ लेता है, ठीक है, जल जाता है, ठीक। इसलिए हमें वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तुमने देखा होगा मीटियोर शावर, अगर आपने सुना हो, ठीक है। तो वो यही मीटियोर है जो वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या होते हैं? फ्रिक्शन के कारण जलने लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ मीटियोर बच जाते हैं, ठीक। कुछ जल जाते हैं वायुमंडल में ही, मोस्टली वायुमंडल में ही खत्म हो जाते हैं। कुछ बच जाते हैं तो वो धरातल पर गिरते हैं। जब वो धरातल पर गिरते हैं तब उनको क्या कहा जाता है? तब उनको कहा जाता है मीटरॉइड। आपको मैं डायग्राम से भी दिखाता हूँ, मैंने डायग्राम भी ले रखा है, ये है डायग्राम, ठीक है। तो ये एक मीटरॉइड है जो धरातल पर, स्पेस से आके धरातल पर गिर गया है, यानी कि बचा हुआ पार्ट है मीटरॉइड का, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं आपको कुछ और डायग्राम दिखाता हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया। सबसे पहले मैंने आपको समझाया एस्ट्रॉइड। तो अगर एस्ट्रॉइड की बात करें तो ये रहा आपका एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड की कोई शेप नहीं होती है, ये इर्रेगुलर शेप का, कैसे भी हो सकते हैं एस्ट्रॉइड, ठीक है, किसी भी आकार के हो सकते हैं, लेकिन हाँ 1 मीटर से बड़े होने चाहिए। ये एक उसका डायग्राम है, ठीक। और ये है आपका डायग्राम मीटियोर का, ठीक है। मीटियोर का किसका है? मीटियोर का डायग्राम है, मीटियोर का, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वायुमंडल में फ्रिक्शन के कारण इसने आग पकड़ी और हमें ये जलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। ये है आपका मीटियोर। और ये रहा आपका लास्ट मीटरॉइड, यानी मीटरॉइड का अंतिम पार्ट जो पृथ्वी के धरातल पर गिरा, बच गया, पूरी तरह नहीं जला, वो है आपका मीटरॉइड, राइट। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि इस पीपीटी में थे। मैंने अपनी तरफ से जितना समझाना था वो मैंने समझा दिया है। आप इन फैक्ट्स को पढ़ सकते हैं, ज़रा देखिए इन फैक्ट्स को। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। क्षुद्र ग्रह भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी के रूप में किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? जस्ट अभी आपको बताया, मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। ये किस दिशा में परिक्रमा करते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर, आप देख सकते हैं, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं, राइट। अब आप जल्दी जल्दी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सेरस, याद रखिएगा। पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह कौन से हैं? अगर बात करें एटेंस, अपोलोस और आर्मोस। अगर ऐसे करके कुछ एग्जाम में आता है तो तुरंत समझ जाइए एस्ट्रॉइड की यानी कि क्षुद्र ग्रह की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़े, फिर बोलते हैं इटली के जो खगोल शास्त्री हैं वो एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने पियाजे नाम है उनका, उन्होंने कौन से क्षुद्र ग्रह की खोज की थी? वो है
सिरस करके नामक एक क्षुद्र ग्रह की उन्होंने खोज करी थी। क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथन सत्य हैं। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह जो हैं वो सूर्य के परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं। मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। कुछ छोटे होते हैं, कुछ का व्यास डायमीटर 1000 से, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, बताने की रिपीट करने की जरूरत है नहीं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित होते हैं। राइट, आगे बढ़ें। ये डायग्राम है इस एस्ट्रॉइड का जो मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारे या कॉमेट्स के बारे में। आकाश में धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंडों को जो सूर्य की परवलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? धूमकेतु या कॉमेट्स कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, जब कोई धूमकेतु यानी कॉमेट्स सूर्य के नजदीक पहुंचता है तो गर्म होने के बाद उससे गैस और फुहारे निकलने लगते हैं और जिससे उसकी पूंछ जैसी संरचना का निर्माण, उसे क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा। ये भी मैं बता चुका हूँ। पूंछ किस दिशा में होती है? या दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। जो कॉमेट्स की पूंछ होती है, ये मान लो सन है और ये कॉमेट्स है, ये उस सन की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो पूंछ होगी वो सूर्य के विपरीत दिशा में होगी। कहाँ होगी? सूर्य के विपरीत दिशा में। और हेली जो कॉमेट्स है, हेली कॉमेट्स, वो पृथ्वी में कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है हेली कॉमेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। धूमकेतु के 3 भाग मैंने आपको बताया। न्यूक्लियस यानी कि नाभि, कौमा और पूंछ। न्यूक्लियस वो भाग होता है जहाँ पे धूल और बर्फ और अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना होता है, और जब यही बर्फ और ये जो बर्फ का पार्ट है ये वेपोराइज होता है, जो गैसेज हैं वो उड़ती हैं तो उससे बादल बनते हैं, उसको कौमा कहा जाता है। और जब यही वेपोराइज गैस पीछे की ओर प्रवाहित होने लगती है तो उसे पूंछ कहते हैं। ठीक है, फुहारे के रूप में। इसके बाद है उल्का। क्या है? वह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए रॉकी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो उल्का है। टूटने वाला तारा भी इसी को कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, ये मैंने आपको किसका डायग्राम बताया था? कॉमेट का। ठीक, ये भी कॉमेट का दूसरा डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये जो है उसका न्यूक्लियस है यानी कि नाभि है। ये जो आसपास बादल जैसे दिखाई दे रहे हैं ये कौमा है, और ये जो पीछे टेल दिखाई दे रही है उसकी पूंछ है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मिशंस यानी कि अभियान के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कभी भी इनसे एक प्रश्न आ सकता है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस पूरी टेबल को। ठीक, मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूं जिससे कि आपके कानों तक एक बार ये सारे वर्ड्स पहुंच जाएं। अपोलो मिशन, ह्यूजेंस मिशन, मैसेंजर और ऑर्बिटर मैसेंजर। अगर इन मिशंस के बारे में पूछा जाता है तो ये सारे मिशन किसके हैं? नासा के हैं, जिसमें से अपोलो चंद्रमा पर भेजा गया एक पूरा अभियान था, उसमें कई मिशन भेजे गए थे। ठीक है, इसी अपोलो मिशन से नील आर्मस्ट्रांग वहां पे उतरे थे। ठीक है, ये सब कौन से मिशन से गए थे? अपोलो मिशन से। ह्यूजेंस प्रोब की बात करें तो वो टाइटन उपग्रह के लिए भेजा गया था। टाइटन किसका उपग्रह है? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, जरूर बताइएगा। मैसेंजर बुध का अभियान है और ऑर्बिटर मैसेंजर शुक्र का अभियान है। ठीक है, कसीनी कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है। कसीनी स्पेसक्राफ्ट या कसीनी मिशन, ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इटालियन स्पेस एजेंसी और नासा की मिला जुला अभियान है जो कि शनि, ठीक है, जो कि शनि ग्रह पे भेजा गया था। अगर हायाबुसा 1 और 2 की बात करें तो जापान का है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि जापान का है। एस्ट्रॉइड वाला अभियान है, एस्ट्रॉइड। ठीक है, एस्ट्रॉइड को एक्सप्लोर करना था। डीप इम्पैक्ट अगर मिशन की बात करें नासा का है, ये भी एस्ट्रॉइड के लिए है। भारत के चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 चंद्रमा के मिशन है, चंद्रयान से ही कंफर्म हो रहा है। ठीक है, अगर सोलर बी बात करें तो यूरोपीय स्पेस, नासा और जापान का मिला जुला अभियान है जो कि सूर्य को एक्सप्लोर या सूर्य की स्टडी के लिए भेजा गया था। मंगलयान भारत का है 2013। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछ चुका है आरओ में कि मंगलयान कब भेजा गया था, तारीख पूछी थी उसकी 2013 है। भारत का मिशन है, मंगलयान एकमात्र मिशन है। ठीक है, क्यूरियोसिटी अगर रोवर की बात करें तो नासा का है जो कि किस पे भेजा गया था? मंगल पर। अगर हम ग्रेल मिशन की बात करें तो वो भी नासा का है जो कि चंद्र अभियान है। होप, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है। होप मिशन ये संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का है, ये मंगल का अभियान है जो कि जापान की सहायता से भेजा गया था। पिछली क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तियांते और चैंगाई, जैसे कि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, ये चाइना के मिशन है। तियांते आपका मंगल मिशन है और चैंगाई आपका चंद्र अभियान है। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है, बहुत अच्छी तरह से इनको याद रखना है। यहाँ से जरूर एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक, आगे बढ़ें। ठीक है, सौरमंडल के संबंध में कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। ठीक है, छल्लेदार ग्रह शनि को कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को, और सुबह और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, अरुण यानी कि ये आपका हो गया हरा ग्रह, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। फिर है हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत।
का प्रतिपादन किसने किया? कोपरनिकस ने। क्या है हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत? थ्योरी क्या है हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत? हेलियो मतलब ये सन से रिलेटेड है। जब भी हेलियो की बात आए ना तो वो सन से रिलेटेड है। तो सन सेंट्रिक, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं इसे, सन सेंट्रिक। जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यानी कि सूर्य सोलर सिस्टम के केंद्र में है और ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। ये सब किसमें बताया गया? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत में पहली बार बताया गया, जो कि कोपरनिकस भाई साहब ने बताया था। याद रखना है, किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है सौरमंडल के, किस ग्रह पर? वो है बृहस्पति। याद रखना है, हेली, गेल तथा विल्सन क्या हैं? ये धूमकेतु हैं। और किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना? ये भी कोपरनिकस थे, क्योंकि इन्हीं ने क्या दिया? इन्हीं ने दिया था हेलियोसेंट्रिक अप्रोच। पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी सोलर सिस्टम ब्रह्मांड के केंद्र में है, तब कोपरनिकस भाई साहब आए, उसने कहा नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूरज है। इसीलिए हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत की उत्पत्ति हुई, जो कि कोपरनिकस ने बताया था। ठीक है, कुछ दूरियां हैं जिनको पता होना, एक आपको आइडिया होना चाहिए कि अप्रॉक्स कितनी है, लगभग ये आइडिया होना चाहिए। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग में अगर हम चलें तो 15 करोड़ किलोमीटर है। मंगल और सूर्य की दूरी अगर लगभग में चलें तो लगभग 22 किलोमीटर है। बृहस्पति और सूर्य लगभग 78 करोड़ किलोमीटर है। और शनि और सूर्य की दूरी लगभग 143 करोड़ मीटर है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सूर्य और पृथ्वी की दूरी जरूर से पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की आकृति जियोइड है। ठीक है, जियोइड शेप में है पृथ्वी की आकृति, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। एस्ट्रॉइड और सूर्य के बीच कौन से ग्रह हैं? ये आप देख सकते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये देख सकते हैं। ये देखिए, सन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। ठीक है, फिर अरुण है और वरुण है लास्ट में, और ये बृहस्पति है। राइट, चलें आगे देखें, कहाँ थे हम? हाँ, ये हमने देख लिया है। ठीक है, मिशन हमने सारे देख लिए हैं, सौर मंडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, डिस्टेंस हमने देख ली है। ठीक है, शुद्ध ग्रह सूर्य के बीच 4 ग्रह हैं, अभी देखे हमने, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पुच्छल तारे यानी कि जो चमकते हुए आकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं, कॉमेट्स देखा, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सन की परिक्रमा करते हैं। किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है, जो निरंतर चलने वाले जो प्रतिचक्रवातीय तूफान है उनको सिंबलाइज करता है? वो है ग्रह अपना बृहस्पति। बृहस्पति पर विशाल लाल धब्बा चलता हुआ यानी प्रतिचक्रवाती तूफान के जैसा हमें दिखाई देता है। ठीक, कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग शॉर्ट वेव रेडिएशन यानी लघु तरंगों का होता है। ठीक है, आगे बढ़े। सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? उल्का पिंडों से हमें मीटराइट से मिलती है। ठीक है, मीटराइट्स काफी हद तक, एस्ट्रॉइड, मीटराइट, ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है। ठीक है, कैसे अनुमान लगाते हैं? क्योंकि ये जो रेमिनेंट्स हैं, ये जो अवशेष हैं, ये उसी समय के हैं जब पृथ्वी हमारी बन रही थी, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। तो ये जो उल्का पिंड हैं, ये हमें जानकारी देते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। ठीक है, कि कैसे हो सकती है, उसकी हमें जानकारी मिलती है। सूर्य की सतह का जो तापमान है, सन के सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब हम सन के कोर तक जाएंगे तो कोर का जो लगभग तापमान बताया जाता है वो बताया जाता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड लगते हैं, ये वाला फैक्ट भी आप याद रखेंगे। और सूर्य की दीप्तिमान यानी कि जो प्रज्वलित सतह है उसको हम प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर सूर्य के बाह्य प्रकाशित सतह को कहा जाता है। यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है। फोटोन क्या है? देखिए, फोटोन पे एक अलग वीडियो बन सकता है, लेकिन मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। फोटोन पार्टिकल्स हैं। फोटोन क्या है? पार्टिकल्स हैं, लाइट के पार्टिकल्स हैं। इनकी खास बात यह है कि इनमें कोई मास नहीं होता है, ये मास लेस होते हैं, बट एनर्जी जरूर होती है ना। तो फोटोन क्या है? पार्टिकल्स है। इसी फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। तो लाइट जब ट्रैवल करती है तब हमें वो वेव के फॉर्म में दिखाई देती है। ठीक है, और वो फोटोन जो इसमें होते हैं पार्टिकल्स, वही वेव के फॉर्म में चलते हुए हमें लाइट में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो अधिकता पाई जाती है वो फोटोन की पाई जाती है। अब बताते हैं इसमें कि भाई साहब ये जो हाइड्रोजन का प्रतिशत है, हीलियम का प्रतिशत है, ये किस में बात करी गई है?
हाँ सूरज में ही, ठीक है, सन का ही है, सन को ही हम अभी देख रहे हैं। तो सन में जो हाइड्रोजन का अगर प्रतिशत है तो वो 70 है, हीलियम 28% है, और बाकी जो है कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन ये 1.5% है, और लोह तत्व जो है वो 0.5% है। तो ये परसेंटेज आपको अप्रॉक्स याद होना चाहिए, ठीक। अगला है उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव कहाँ है, यानी कि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल की बात हो रही है। पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल वो है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, कनाडा में, ठीक है। पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल, याद रखना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसने अपनी सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी? तो फर्स्ट टाइम ब्लैक होल के बारे में जो थ्योरी दी थी, या किसने बताया था कि अच्छा ब्लैक होल नामक कोई ऑब्जेक्ट्स, कोई बॉडी है ना ब्रह्मांड में पाई जाती है, सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था ब्लैक होल के बारे में, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने मुख्य रूप से क्या जाना, एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड और कॉमेट्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हमने एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड और कॉमेट्स के बारे में जानकारी दी, आपको बेसिक इसका बताया कि एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, मीटरॉइड क्या होते हैं, मीटियोर क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ से कभी कभार एक आध प्रश्न परीक्षा में आ जाता है, और चूंकि सोलर सिस्टम हमारे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग का भी पार्ट है, तो हमें ज़रूर से पता होना चाहिए सोलर सिस्टम के बारे रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट हैं, प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। इसी तरीके से आगे भी और सारी क्लासेज हमारी आएंगी, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।